सुल्तान अपनी नशिस्त पर एक शान से विराजमान थे। एक एक करके वो तमाम याया के मसाइल हल कर रहे थे कि इसी दौरानिया में एक औरत आई और सुल्तान के सामने खामोशी से खड़ी हो गई। सुल्तान ने उस औरत की जानिब देखा और उसके बोलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वो औरत बिल्कुल खामोश थी। देखने में वो औरत काफी बूढ़ी मालूम हो रही थी, खुद को सफेद चादर के हाले में लपेटा हुआ था। सुल्तान ने एक नज़र इस औरत को देखा और अपनी गंभीर आवाज में उसे मुखातिब करते हुए कहने लगे, ऐ बूढ़ी औरत, खामोशी का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी जुल्म हुआ है तुम एहसान से हमें बताओ, हम हर मुमकिन कोशिशें करेंगे तुम्हारा मसला सुनकर उस पर फौरी कार्रवाई करने की। अगर तुम ऐसे ही खामोशी की मूरत बनी मेरे सामने खड़ी होगी तो यकीन मानो तुम्हारा मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। तमाम दरबारी सुल्तान और उस औरत को देख रहे थे। उस औरत ने आंसू भरी निगाहों से सुल्तान को देखा और धीमी आवाज में कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, यहाँ बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं सबके सामने अपना मसला बताऊंगी तो मेरी इज्जत पर दाग लग जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है, और अगर इस बात के बारे में किसी को इल्म हुआ तो सब दरिंदे बने मेरे घर में घुस जाएंगे। सुल्तान इस औरत की ऐसी बात पर हैरान हुए और कहने लगे, तुम बेफिक्र रहो, तुम किसी गैर इखलाक की जगह पर नहीं बल्कि सुल्तान के दरबार में खड़ी हुई हो। यहाँ पर मौजूद तमाम लोग तो मेरे ही हैं। अगर कोई भी ऐसे कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो वो इस बात से वाकिफ है कि उसका अंजाम क्या होगा, इसलिए तुम निडर अंदाज में अपना मसला मुझे बताओ। वो औरत फिर भी सुल्तान को नफी करते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक ऐसी बात सिवाय आपके और किसी को नहीं बता सकती, यह मेरी इज्जत का मामला है। वह इज्जत पर जोर देते हुए बोली तो सुल्तान उस औरत की आंखों में आस और मिन्नत को देखकर अपने नशिस्त से खड़े हो गए और महल के अंदर चले गए। जबकि फौरन ही उनका वजीर उस औरत के पास आया और सरगोशी में उसे अंदर जाने के लिए बोलकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। वो औरत दरबार में मौजूद तमाम लोगों पर एक तायराना निगाह डालकर खामोशी से महल के अंदर चली गई। सुल्तान अपनी मख्सूस कमरे के अंदर गए थे। महल के अंदर जाते ही एक सिपाही के हमरा वो इस कमरे तक पहुंच गई थी जहां पर सुल्तान अकेले मौजूद थे। वो औरत सुल्तान के सामने खड़ी हो गई, उसका सर झुका हुआ था। सुल्तान अपने नशिस्त पर बैठे हुए इस औरत को बगौर देख रहे थे। उन्होंने काफी देर तक उस औरत के बोलने का इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो खामोश रही तो वो उस औरत को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ऐ बूढ़ी औरत, हम तुम्हारा दुख समझते हैं ना, जाने तुम्हारे साथ क्या मसला दरपेश आ गया है, लेकिन यकीन मानो हम बहुत मसरूफ इंसान हैं कि हम तुम्हारी खामोशी को देखते हुए ज़ाया करें। खुदारा हमें अपनी तकलीफ बताओ ताकि हम फौरन ही उस पर कार्रवाई करके तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दें। उस औरत ने एक गहरी सांस हवा को सुपुर्द की और सुल्तान को देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था। मैंने 7 बेटियों को जन्म दिया। मेरे सर पर किसी मर्द का साया नहीं। मैं रईस घरों में जाकर वहाँ पर खानसामा का काम करती हूँ और इसके बदले में जो मुआवजा मुझे मिलता है उससे मेरे घर गृहस्थी चल रही है। मैंने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस खामोशी से अपने बच्चियों के साथ अपने घर में रह रही हूँ। कुछ साल पहले अचानक ही मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हुई और जब उसे दाई को दिखाया गया तो उसने बताया कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी शादी तो अभी तक हुई ही नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा पीटा, उससे बुलवाना चाहा कि वो किसके साथ मुंह काला करती रही है, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो अपनी सफाई देने लगी कि उसने किसी के साथ कोई काला मुंह नहीं करवाया है। वो तो कभी अकेली गली के नुक्कड़ तक पर नहीं गई तो उसे कैसे वो किसी के साथ काला मुंह करवा सकती है। और मुझे भी इतना तो अंदाजा है कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है
मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मेरी बेटी बेकसूर है और कुछ दिनों बाद मेरी बेटी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे का बाप आज तक मालूम ही न हुआ कि कौन है। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था और कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी दूसरी नंबर वाली बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और जब उसे विदाई के दिखाया गया तो उसने भी यही बताया कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। और ऐसा ही तीसरी बेटी के साथ हुआ। सुल्तान मुअज़्ज़म मैं सब बर्दाश्त करती गई। मैंने तीनों बार इस तकलीफ को सह लिया, किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खामोशी से अपने घर के अंदर ही रही, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। मेरी बात पर यकीन करें सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कभी भी यहाँ पर अपनी अर्जी लेकर नहीं आती, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरी छोटी बेटी जो महज 14 साल की है, इसकी तबीयत भी खराब हुई है और जब उसे विदाई को दिखाया गया तो उसने भी उसके बारे में यही बताया कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, वो इंसान अभी तक पकड़ा ही नहीं गया जो मेरी बेटियों के साथ ये बदफेली कर रहा है, मेरी बेटियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं एक माँ हूँ, कब तक अपनी बेटियों की तकलीफ को देखकर चुप रहूँगी। पहली बेटी की तकलीफ को मैं बर्दाश्त कर गई, दूसरी को भी कर गई, तीसरी को भी मैंने सब्र के घूंट पीकर अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया गया। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी छोटी बेटी के मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास 3 बेटियां और हैं और खुदा न खास्ता इस इंसान ने मेरी मजीद उन बेटियों के साथ भी यही सब कुछ किया तो मैं क्या करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप हर हाल में उस इंसान को पकड़ें और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें जो मेरी बच्चियों के साथ ये कर रहा है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो औरत ये बोलकर फूट फूट कर रो दी, जबकि सुल्तान के माथे पर भी शिकनों के जाल बिछ गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी रियाया में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने उस औरत की जानिब देखा और कहने लगे, ऐ बूढ़ी औरत, तुमने हमें पहली ही बार में क्यों नहीं बताया? हमें समझ नहीं आता तुम लोग अपनी इज्जत को दांव पर ना लगाने के चक्कर में धीरे धीरे अपने घर की बेटियों की इज्जत को क्यों खराब कर देते हो। देखो, अगर तुम पहली दफ़ा में ही मेरे पास आ जाती तो यकीनन वो आदमी, वो नाहंजात शख्स पकड़ा जाता और तुम्हारी दूसरी, तीसरी, चौथी बेटी के साथ ये सब तमाशा न होता। वो औरत सर झुकाती हुई कहने लगी, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैंने ये किया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो इंसान सलाखों के पीछे चाहिए। मैं माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब मेरी मासूम बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। उन बच्चियों ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की, बगैर दुपट्टे के वो दरवाजे तक नहीं गई और आज इनके साथ ऐसा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती ये हमारे साथ कैसी आजमाइश है। उस औरत की आवाज़ भीगी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू रवां थे। सुल्तान अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और औरत की जानिब देखते हुए कहने लगे, तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी वापस से बेहतरीन हो जाएगी और उनको इंसाफ भी मिलेगा और वो इंसान सलाखों के पीछे भी जाएगा और तुम्हारी बेटियों के लिए अच्छे हमसफ़र भी खुद तलाश करेंगे। जबकि ये सुनने की देर थी कि वो औरत घुटनों के बल बैठ गई और सुल्तान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। आप अजीम बादशाह हैं, आप जैसा कोई नहीं। सुल्तान बिना कोई जवाब दिए उस कमरे से निकल गए, जबकि वो औरत भी अपनी चादर संभाले, आंसू साफ किए, अपने घर की तरफ गामजन हो चुकी थी। सुल्तान वापस दरबार में आ गए और धीरे धीरे लोगों के मसाइल हल कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग उस औरत की बातों में ही अटका हुआ था। दोपहर के वक्त दरबार को बंद कर दिया जाता। दरबार बंद होते ही सुल्तान ने अपने वजीर की जानिब देखा और उसे कमरे में आने का इशारा किया और वहाँ से चले गए, जबकि उनके खड़े होते ही तमाम दरबारी उनकी इज्जत में खड़े हुए थे और सुल्तान एक शान से चलते हुए वहाँ से निकल गए थे। एक बार फिर वो
उसी कमरे में मौजूद थे जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो उस औरत के साथ थे और उस औरत का मसला वहाँ बैठकर सुन रहे थे। अब उस औरत की जगह उनका वज़ीर खड़ा हुआ था। सुल्तान ने वज़ीर की जानिब देखा और कहने लगे, मैं कुछ समझ नहीं रहा। वो औरत दुखों की मारी है, सर पे शोहर का साया नहीं है, बेटा कोई नहीं है, 4 बेटियां हैं और उनके साथ ये सब। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब करने वाला कौन शख्स है, कौन है जो मेरी रियाया में घुसकर मेरी बेटियों के साथ ये जुल्म कर रहा है। उसके दिल से ये डर कैसे निकल गया कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मेरी सल्तनत में ये सब काम करना मना किया गया है। वज़ीर उनको भी उलझी हुई निगाहों से देख रहा था। सुल्तान ने अभी तक उस मसला का हल नहीं बताया था, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाया। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म हमें एक बात भी समझ नहीं आई, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो औरत अपना क्या मसला बताकर गई है। सुल्तान ने अपने वज़ीर की जानिब देखा और धीरे धीरे सारा मसला बताया, जबकि यह बात सुनकर वज़ीर के माथे पे शिकनों के जाल बिछ गए थे। वो भी गुस्से के आलम में कहने लगा, हम छोड़ेंगे नहीं उस नाहंजार शख्स को। ऐसे कैसे वो उन बहन बेटियों के साथ कर सकता है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म जितनी चालाकी के साथ वो ये काम कर रहा है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे उस इंसान को पकड़ने की और सलाखों के पीछे डालकर उन बेटियों के सामने ही सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका मुजरिम है। सुल्तान वज़ीर की बातों को बगौर सुन रहे थे। वो तमाम बातें सुनने के बाद बोले, हमारे दिमाग में एक तरकीब है, अगर हम इस पर अमल करें तो ये आदमी बहुत जल्द पकड़ा जा सकता है। जिस रफ्तार से वो काम कर रहा है वो यकीनन एक बार फिर उस छोटी लड़की के पास आएगा, लेकिन इससे पहले हम उसको ऐसा जाल बिछाएंगे या ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो खुद ही हमारे शिकंजे में फंस जाएगा। वज़ीर सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगा, आप के दिमाग में ऐसी क्या तरकीब है जिससे सारा मसला हल हो जाएगा। सुल्तान ने एक नज़र वज़ीर को देखा और उसके बाद वह तरकीब उसकी गोश गुजार दी और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगे, फ़ौरन ही एक बकरी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा मिशन शुरू हो। वज़ीर अदब से सर झुकाए उल्टे कदमों से वहाँ से निकला और एक नस्ली बकरी ली और उस औरत के घर की तरफ गामज़न हो गया। सुल्तान ने जो तरकीब सोची थी वो बहुत काम आने वाली थी। वज़ीर उस औरत के घर के पास पहुँच चुका था। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। वज़ीर ने उस औरत के दरवाजे पे हल्की दस्तक दी तो वो औरत सर को ढांपे बाहर आई। सामने वज़ीर सुल्तान का खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बकरी मौजूद थी। वो औरत हैरान हुई और वज़ीर की जानिब देखते हुए कहने लगी, सब खैरियत है, आप इस वक्त इस बकरी के साथ। वो सवाल गो थी। वज़ीर ने हल्की सी सर को जंबिश दी और उस औरत की जानिब झुकते हुए सरगोशी ज़दा अंदाज में बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक तरकीब सोची है उस आदमी को पकड़ने के लिए, इसलिए इस बकरी को आपके घर की छत पर मुझे बांधना होगा ताकि वो आदमी पकड़ा जा सके। वो औरत एक बार फिर हैरान हुई और कहने लगी, कैसी तरकीब, और इस बकरी से हमें कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन है और ये काम क्यों कर रहा है। वज़ीर घबरा रहा था, दोबारा इधर उधर निगाहें घुमा रहा था। उसने फ़ौरन ही उस औरत की जानिब देखा और कहने लगा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे ताकि अगर उस शख्स ने आपके घर के ऊपर नज़र रखी हो तो वह मुझे देख न सके। उस औरत ने फ़ौरन ही घर का दरवाज़ा खोल दिया और वज़ीर को घर में दाखिल कर लिया। वो घर बहुत छोटा सा था, 2 छोटे छोटे कमरे, साइड में एक किचन, छोटा सा बरामदा मौजूद था। वज़ीर उस औरत की जानिब देखते हुए कहने लगा, यही सुल्तान की तरकीब है, आप बेफिक्र रहें, आपका मुजरिम आपके कदमों में होगा। आप बस मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपना काम करके यहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को लगता है वो आदमी यकीनन आपके घर में दोबारा आएगा और आपकी छोटी बेटी के साथ बदफेली करने की कोशिश करेगा, और जब
वो ये अमल करने लगे तो यकीनन ये बकरी हमें काफ़ी मदद दे सकती है। वो औरत बहुत हैरान थी, उसे वजीर की कोई बात भी समझ ना आई। वजीर ने एक ताहिराना निगाह इस घर पर डाली और जीने की जानिब बढ़ गया। वो बकरी को बहुत मुश्किल से जीने से चढ़ाकर उस छत पे लाया और एक कोने के साथ बांधकर नीचे आ गया। और वजीर नीचे आया तो वो औरत इंतजार में नीचे खड़ी हुई थी। एक नज़र वजीर ने इस कमरे की जानिब देखा जहाँ से बच्चों की गुलकारियों की आवाज़ आ रही थी। यानी ये औरत दुरुस्त थी, उसने कोई झूठ नहीं बोला था। वजीर महल आ गया और सुल्तान को सारी कहानी बता दी। वहाँ पर उस औरत की बेटियां भी मौजूद हैं और उनके नाजायज़ बच्चे भी वो लोग खामोशी से पाल रहे हैं। सुल्तान को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जो तरकीब सोची थी उससे वो आदमी हर हाल में पकड़ा जाना था। जबकि सुल्तान ने रात ही में 2 सिपाहियों को उसके घर की निगरानी के लिए रख दिया था। वो हर हाल में रात ही रात में उस आदमी को पकड़कर सलाखों के पीछे लाना चाहते थे। सुल्तान का दिमाग घोड़े की रफ्तार की मानित चल रहा था। वो सारी रात जाग कर गुजारने वाले थे। वो अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहे थे। उनके साथ ही उनका वजीर भी मौजूद था, जबकि वो औरत अपने घर में काफ़ी परेशान थी। ऊपर छत पर बकरी बंधी हुई थी। रात होते ही वो माँ बेटियां बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन महल में मौजूद सुल्तान अभी तक जाग रहे थे और उस घर पर नज़र रखे हुए दोनों सिपाही भी होशियार खड़े हुए थे। रात का आधा पहर होते ही उस छोटे घर में एक साया उस छत पर कूदा था, जबकि वो बकरी जो कोने के साथ बंधी हुई थी वो अपनी जगह से बेसाख्ता खड़ी हो गई थी। उस साया ने एक नज़र उस बकरी को देखा और खामोशी से जीना उतरने लगा। लेकिन वो बकरी एक खास मकसद के लिए भेजी गई थी। वो उसको तो ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। वो जैसे ही जीने से उतरा वो बकरी तेज तेज आवाज़ निकालना शुरू होगी, जबकि इसकी आवाज़ चारों जानिब सन्नाटा में गूंज रही थी। नीचे मौजूद अफराद भी हड़बड़ाकर उठे थे। अचानक से उस बकरी का इतनी जोर जोर से चिल्लाना उन सबको ही परेशान कर गया था, जबकि बाहर मौजूद वो दोनों सिपाही जो घर के बहुत ही करीब खड़े हुए होशियार थे, अचानक ही इस बकरी की आवाज़ सुनकर घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। जबकि कमरों के अंदर से वो लड़कियां भी बाहर आई थी और उनकी माँ भी दुपट्टा दुरुस्त करती हुई आई। सामने ही वो साया जो सब लोगों को एक साथ बाहर आता देखकर हैरान था, जल्दबाजी में जीने के ऊपर भागने लगा। लेकिन इससे पहले ही सुल्तान के सिपाहियों ने उसे हिरासत में ले लिया। वो खुद को हर हाल में छुड़ाना चाहता था। उसने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन उन दोनों सिपाहियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि वो अपनी जगह से एक इंच भी हिल ना पाया था। जबकि वो औरत फटी फटी निगाहों से उस आदमी को देख रही थी। शायद वो उस आदमी को पहचान गई थी, लेकिन कुछ भी बोलने की साख्त नहीं रखती थी। एक सिपाही ने उस औरत की जानिब देखा और बुलंद आवाज में बोला, ए बूढ़ी माई, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो, हमें हमारा मुजरिम मिल गया है। कल सुबह दरबार लगेगा तो तुम आ जाना। अपनी बेटियों समेत तुम्हारे सामने ही इस नाहंजार शख्स को सजा सुना दी जाएगी। वो लोग ये बोलकर उस आदमी को हथकड़ी लगाकर वहां से ले जा चुके थे, लेकिन वो औरत किसी बुत की मानद खड़ी की खड़ी ही रह गई थी। सुबह तुलुए आफताब होते ही दरबार लगा दिया गया था। सुल्तान अपने नशीस पर विराजमान थे, जबकि उस आदमी को घुटनों के बल बिठाया हुआ था। उसके चेहरे पर अभी तक नकाब था, जबकि वो औरत भी महल आ गई थी। सुल्तान ने उस औरत के कहने के मुताबिक तमाम दरबारियों को महल से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, जबकि दरबार में सिर्फ सुल्तान, उसका वजीर, वो औरतें और वो मुजरिम शख्स मौजूद था। और रात वाले 2 सिपाही उसके सर पर खड़े हुए थे। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और गरजते हुए कहने लगे, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस औरत के साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेलो? तुमने ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम? जबकि वो आदमी बिल्कुल चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सुल्तान ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि फौरन ही इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मालूम हो सके कि ये कौन है। सुल्तान का हुक्म फौरन ही बजा लाया गया।
उस आदमी ने अपना नकाब न हटाने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, लेकिन वो एक आम इंसान था, जबकि वो दोनों आदमी सुल्तान की फौज का हिस्सा थे। जैसे ही उस आदमी का नकाब हटाया था, वैसे ही वो माँ बेटियां घुटनों के बल एक साथ जमीन बोस हुई थी। उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो कुछ बोलते इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहने लगी, तुम्हें शर्म ना आई अपनी ही भतीजियों के साथ ये सब करते हुए? तुम उनके चचा हो, तुम्हें ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने अब मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। अपने खानदान की इन बेटियों के साथ ऐसा कौन करता है? जबकि सुल्तान के माथे पे शुकनों के जाल बिछ गए थे। वो समझ चुके थे कि इन लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ये इंसान जो घुटनों के बल बैठा हुआ था वो कोई और नहीं था बल्कि उनका चचा था, जो ये काम कर रहा था। वो आदमी सुल्तान के सिपाहियों की गिरफ्त में झटपटा रहा था। वो किसी भी तौर पर महल से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और गुस्से से बोले, अपनी जगह पर ठहर जाओ। तुम यहाँ किसी तौर पर भी भाग नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खामोशी से सारा सच बताओ कि तुमने इन मासूम बच्चियों के साथ ये सब कुछ क्यों किया। उस आदमी ने एक नज़र उन माँ बेटियों पर डाली और दूसरी नज़र सुल्तान पर डालकर कहने लगा, ये हमारे घर का मामला है सुल्तान मुअज़्ज़म, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे घर के मामले को घर तक ही महदूद रहने दें। वो मेरी भाभी तो पागल है जो यहाँ पर आकर वावेला मचा रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना ये शोर कर रही है। जबकि सुल्तान कुछ कहते इससे पहले ही उस औरत की बड़ी बेटी गुस्से से चीखी, तुम्हारे लिए चाचा ये कुछ नहीं होगा, लेकिन यह हमारी जिंदगी का सवाल है। तुमने हम चारों बहनों के साथ इतना गलत काम किया और तुम्हारी आंखों में जरा नदामत नहीं है, जरा पशेमानी नहीं है? तुम कैसे शख्स हो? तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि हम तुम्हारे भाई की बेटियां हैं? वो आदमी भी डिटाई दिखा रहा था। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को इशारा किया तो उसने फौरन ही अपने मियाँ से तलवार निकालकर उस आदमी के गले पर रख दी। वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अपनी सांस तक रोक ली हो। उस आदमी की जानिब देखते हुए कहने लगे, बोलो ये सब तुमने क्यों किया? नहीं तो हमारे हुक्म देने की देर है, सिपाही तुम्हारे गर्दन पर तलवार फेर देगा। तुम्हारी आफियत इसी में है कि तुम खामोशी से हकीकत से पर्दा उठाओ। उस आदमी ने सुल्तान की जानिब देखा और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपने भाई का छोटा भाई था। शादी से पहले मेरा भाई बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी और उसकी बेटियां हुई, उसने मुझ पर से बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ दिया। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करता था, लेकिन जैसे मेरी भतीजियों की उम्र बढ़ गई, ये लोग एक छोटी मासूम बच्चियों से नोखेज कली बनती गई और मेरा ईमान भटक गया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी भतीजियों की जानिब राग़िब होता गया। मैंने अपनी भाभी को कहा भी इन लोगों की शादी कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और इसके बाद मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाया था और रात के पहर जब ये लोग सो जाते थे तो मैं छत से कूदकर उनके घर में दाखिल होता था और एक जड़ी बूटी जिसकी खुशबू से इंसान बेहोश हो जाता है, वो इन लोगों को सुंघा देता था, जिसको ये लोग सूंघते ही बेहोश हो जाती थी। और इनके बाद मैं अपना मकसद पूरा करके वहाँ से लौट जाता था। शुरू शुरू में तो ये सब मेरे लिए एक मज़ा था, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी भतीजी माँ बनने वाली है, तो मैंने ये काम करना छोड़ दिया। लेकिन नफ्स के हाथों मजबूर होकर मैं ये करता चला गया और आखिर जब अपनी छोटी भतीजी के साथ ये किया तो मुझे एक अलग ही सुरूर मिला। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आखिरी भतीजी के साथ ये करने के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा। वो आदमी सर झुकाकर सच बोल गया था। जब सुल्तान ने तमाम रुदात सुनने के बाद फौरन ही अपने उस सिपाही को इशारे से हुक्म दिया था और उसने बिना उस आदमी को समझने का मौका दिए बगैर वो तलवार उसके गले पर फेर दी थी। उस वक्त उस आदमी का सर धड़ से जुदा हो चुका था, जबकि वो माँ बेटियां सच्चाई सुनकर आबदीदा हो गई थी। कुछ रोज बाद ही सुल्तान ने उन लड़कियों के
रिश्ते लगवा दिए थे और अच्छे घरानों में उनकी शादी करवा दी थी। उस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि इंसान के पास दिमाग हो और वो एक अच्छी तरकीब सोचे बिना किसी भी उलझन में पड़े, वो अपने मसले का हल बहुत आसानी से निकाल सकता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।